हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट मेंस के लिए मैं तैयारी करवा रही हूँ और राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक से मैंने शुरुआत की थी। SST की जो किताब चलती है, क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और अब मैं 12th की बुक पढ़ा रही हूँ। 12th की बुक जिसका नाम है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, ये भाग 2 है। और 11th में जो बुक चलती है उसका नाम है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1, जिसे मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्लास 12th की बुक का पहला चैप्टर भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें भारत के विकास की यात्रा को पढ़ा था 1965 से 1984 तक। ये अध्याय दूसरा है। इसमें भारत के विकास की यात्रा पढ़ेंगे सन 1985 से 2004 तक। तो पहला लेसन भी बहुत अच्छा था। पहले लेसन में इसरो के बारे में, बांग्लादेश के निर्माण के बारे में, प्रथम परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स की समाप्ति, इन सब के बारे में पहले लेसन में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे, ये दूसरा लेसन है। इसमें भारत के विकास की यात्रा बताई गई है 1985 से 2004 तक। तो इसमें पढ़ेंगे चुनाव सुधार, राजनीतिक सूचिता, दल बदल विरोधी कानून और मताधिकार की आयु में कमी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जवाहर नवोदय विद्यालय, सूचना एवं संचार क्रांति, मंडल आयोग, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, कावेरी जल विवाद, ऑपरेशन शक्ति और कारगिल युद्ध। इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है। कुल 21 वीडियो है प्रैक्टिस की, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिए। मैंने 10th तक कंप्लीट करवा दिया था, फिर उन्हीं किताबों से संबंधित मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अब कल जो लेसन पढ़ाया था उसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, और 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि 15 प्रश्न बहुविकल्पी दिए गए थे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के उत्तर बताइएगा। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। ये प्रश्न दिए गए थे और 1-2 प्रश्न तो यहीं से उठा लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इसीलिए इन प्रश्नों को भी मैं करवा रही हूँ। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया? तो 1975 में किया गया। ये सभी कुछ आप पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। जिसने भी पूरा वीडियो देखा है उसे जरूर पता होगा, और इन प्रश्नों के उत्तर भी उसको तुरंत आ गए होंगे। वीडियो बड़ा है तो आप लोग 1-2 बार में देख लीजिए, लेकिन एग्जाम से पहले देख जरूर लीजिएगा। ये इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोगों के कहने पर ही पढ़ा रही हूँ। आप लोगों ने कहा था कि मैम पढ़ा दीजिए 11th और 12th की बुक जो बची हुई थी, तो इसीलिए मैं इन्हें कंप्लीट करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश अस्तित्व में आया 1971 में। शांति, मैत्री और सहयोग हेतु भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो ये हस्ताक्षर किए गए 9 अगस्त 1971 को, और 20 साल के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया है? तो भारत ने प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है 18 मई 1974 को। आप लोगों ने ये वीडियो देखा नहीं है पहला वाला, कृपया करके देख लीजिए। अगला है प्रश्न, PL 480 किस देश में बना कानून है? तो ये बना है कानून अमेरिका में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो MS स्वामीनाथन को जाता है भारत में हरित क्रांति का
जनक कहा जाता है इन्हें। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की पैदावार सर्वाधिक बढ़ी? तो गेहूं की फसल की सर्वाधिक पैदावार बढ़ी थी, और भी फसलों की बढ़ी थी, लेकिन मुख्य रूप से गेहूं की बढ़ी थी, ये आप याद रखिएगा। आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1965 में। मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन विख्यात हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात हैं, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017-18 में भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन कितनी रही? तो ये रही 374 ग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1 जनवरी 1949 को किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया 19 जुलाई 1969 को। और प्रिवी पर्स को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये पहले लेसन के बहुविकल्पी प्रश्न थे। आप लोगों ने पहले लेसन की वीडियो यदि नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट है कि देख लीजिए, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक उसी लेसन में पढ़ाए गए हैं। चलिए अब आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले राजीव गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ। उनके नाना जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने और एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। अपनी माता के आकस्मिक निधन के बाद राजीव गांधी सन 1984 से सन 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो जब इनकी माता का आकस्मिक निधन हो गया, यानी कि उनकी हत्या कर दी गई थी, तो तब उनके बाद ये प्रधानमंत्री बने हैं 1984 से 1989 तक। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले श्री राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। जैसा कि बार बार वे कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। दुर्भाग्यवश 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासियों ने वक्त से पहले खो दिया। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में एक आतंकी धमाके में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष राजीव गांधी के जन्मदिन यानी 20 अगस्त को देश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सद्भावना दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है या किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में सद्भावना दिवस को मनाते हैं। इसे समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी के शब्दों में, भारत एक पुराना देश पर एक युवा राष्ट्र है। ये किसने कहा है? ये राजीव गांधी ने कहा है कि भारत एक पुराना देश पर एक युवा राष्ट्र है। युवा होने के नाते हमारे अंदर अधीरता है। मैं जवान हूँ और मेरा एक सपना है
मैं भारत को शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और मानवता की सेवा में दूसरे देशों की तुलना में सबसे अग्रणी देखना चाहता हूँ। राजीव गांधी ने जहां लाइसेंस राज के प्रभाव को कम किया, वहीं आर्थिक नीतियों में सुधार किया तथा अमेरिका और सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। राजीव गांधी को भारत में संचार क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके प्रधानमंत्री काल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनमें से कतिपय यहाँ उल्लेख। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले लिखा है चुनाव सुधार, राजनीतिक स्वच्छता। और इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किया उन्होंने दल बदल विरोधी कानून। लिखा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, लेकिन देश की आजादी के कुछ वर्षों बाद ही पार्टियों को मिलने वाले जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। सांसदों एवं विधायकों के दल बदल से सरकारें बनने व गिरने लगी। यानी कि जो सांसद और विधायक थे एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो सरकारें गिर जाती थी। इससे राजनीतिक संस्थाओं में अस्थिरता पैदा हो गई। सांसदों एवं विधायकों में दल बदल की प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई। यानी कि लोगों को जहां लाभ दिखाई देता सांसद और विधायक वह उसी पार्टी में चले जाते। अतः इस स्थिति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आगे लिखा है राजीव गांधी सरकार ने राजनीतिक जीवन में स्वच्छता स्थापित करने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों एवं विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्हरता के बारे में प्रावधान कर संशोधन में एक नई अनुसूची जोड़ी। और कौन सी अनुसूची जोड़ी? 10वीं। इस अधिनियम को दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत किसी सदन के सदस्य को जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है उस सदस्य को सदन की सदस्यता के निर्हरक अयोग्य माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, वह उस सदन में अपनी पार्टी के निर्देशों के विपरीत मत देता है, वह अपनी पार्टी के निर्देशों के बावजूद मतदान से अनुपस्थित रहता है, कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है, 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उस सदस्य को सदन की सदस्यता से अयोग्य माना जाएगा। ये यहाँ पर नियम बताए गए। इस बदल विरोधी कानून की रूपरेखा राजनीतिक दल बदल के दुष्प्रभाव को, जो कि पद के लालच या भौतिक पदार्थों के प्रलोभन या इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होता है, पर रोक लगाने के लिए की गई। यानी लोग अपना लाभ देखकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे, इसीलिए ये कानून बनाया गया। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था तथा असैद्धांतिक और अनैतिक दल बदल पर रोक लगाना है। राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला साहसिक कदम बताया था। उनके विधि मंत्री ने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता को परखना हो तो वे 52वें संविधान संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृत होना ही इसका प्रमाण है। यह दल बदल विरोधी कानून सांसदों एवं विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्थाओं में उच्च स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कानून से राजनीतिक स्तर पर शुचिता स्थापित करने में मदद मिली है तथा इसे विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान प्राप्त हुई है। तो जो सांसद और विधायक थे उनके इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना जरूरी था, इसीलिए ये कानून बनाया गया था, दल बदल विरोधी कानून। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेसन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जो टॉपिक बताए गए हैं इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर यदि आपने देखा है तो आपको जरूर पता होगा। और एसएसटी वाले तो बहुत ही ज्यादा ध्यान दें, एसएसटी में इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला जो कार्य उन्होंने किया है, मताधिकार की आयु सीमा में कमी। यानी मतदान की जो आयु थी वह पहले 21 वर्ष थी, लेकिन राजीव गांधी ने उसे 18 वर्ष किया। चलिए पढ़ लेते हैं और ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
लिखा है देश में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष थी, मगर युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 18 वर्ष की उम्र के युवाओं को मताधिकार देकर उन्हें देश के प्रति और जिम्मेदार तथा सशक्त बनाने की पहल की। सन 1989 में संविधान के 61वें संशोधन के जरिए वोट देने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब यही पूछ लिया जाता है कि मतदान की आयु सीमा में कमी किस वर्ष की गई, तो आपको याद रखना है सन 1989 में। और किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी याद रखिएगा, जिससे करोड़ों युवा अपनी पसंद के सांसद, विधायक से लेकर अन्य जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। इससे भारतीय लोकतंत्र अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण करता जा रहा है तथा इसमें गुणात्मकता एवं मात्रात्मकता दोनों बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से आपको यही याद रखना है, सन भी याद रखनी है और जो संविधान संशोधन है वो भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। लिखा है भारत सरकार ने जनवरी 1985 में यह घोषणा की कि नई शिक्षा नीति निर्मित की जाए। शिक्षा की मौजूदा हालत का जायजा लिया गया और एक देशव्यापी बहस इस विषय पर हुई तथा जो भी सुझाव एवं विचार प्राप्त हुए उन पर काफी चिंतन मनन हुआ और अंततः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा हुई। इस नीति में शिक्षा के अर्थ और उसकी भूमिका को प्रतिपादित किया गया। तो इसमें सबसे पहले शिक्षा का अर्थ और उसकी भूमिका का प्रतिपादन किया गया है, तो इसके बारे में ही सबसे पहले लिखा है, शिक्षा का अर्थ और उसकी भूमिका। लिखा है हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा सुसंस्कृतिक बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना पनपती है, वैज्ञानिक तरीके से अमल की संभावना बढ़ती है और समझ एवं चिंतन में स्वतंत्रता आती है। साथ ही शिक्षा हमारे संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में अग्रसर होने में हमारी सहायता करती है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को संबल मिलता है, जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की आधारशिला है। कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है। आगे लिखा है आज भारत राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें परंपरागत मूल्यों के ह्रास का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा नैतिक मूल्यों की क्षरण की दशाएं उत्पन्न हो रही हैं। देहात में रोजमर्रा की सहूलियतों के अभाव में पढ़े लिखे युवक गांव में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए गांव और शहर के फर्क को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विविध और व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बड़ी जरूरत है। और बिल्कुल सत्य बात यहाँ पर लिखी हुई है। जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र से है, यदि वह पढ़ लिख जाता है तो वह गांव में रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहां पर उसे सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए किसके क्षेत्र में साधन उपलब्ध कराने की बात हो रही है कि गांव और शहर के फर्क को कम किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह गांव में रहने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जब उसे रोजगार के अवसर वहां मिलेंगे तो वह शहर जाने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन इस फर्क को कम करना जरूरी है, गाँव और शहर के फर्क को, यही बताया जा रहा है। आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर पर और अंकुश लगाना होगा। इस समस्या को हल करने में जो सबसे अहम उपाय कारगर साबित हो सकता है वह है महिलाओं का साक्षर और शिक्षित होना। आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरूरी होगा कि वह नए विचारों को सतत सृजनशीलता के साथ आत्मसात कर सकें। उन पीढ़ियों में मानवीय मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रतिष्ठित करनी होगी, और यह सब शिक्षा से ही संभव है। तो क्या बताया जा रहा है कि आने वाले दशकों में जनसंख्या वृद्धि की दर को भी रोकना होगा, उस पर अंकुश लगाना होगा, और इसके लिए जो सबसे अच्छा उपाय होगा, जो कारगर साबित हो सकता है, वह है महिलाओं को शिक्षित करना, उन्हें साक्षर बनाना।
आगे बढ़ते हैं। और ये सब कैसे संभव है? ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह भी जरूरी है कि वे नए विचारों और सृजनशीलता के साथ नए विचारों को सतत सृजनशीलता के साथ आत्मसात करें। और ये कैसे होगा? ये शिक्षा से ही संभव होगा। अतएव इन नई चुनौतियों और सामाजिक आवश्यकताओं का तकाजा है कि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे। ये तब की बात हो रही है जब शिक्षा नीति बनाए जाने की बात हो रही थी, तब ये सभी विचारों पर सहमति प्रस्तुत की गई और यही विचार लिखे हुए हैं किस प्रकार से शिक्षा नीति बनाई गई है। अब लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र यह है कि एक निश्चित स्तर पर हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। यानी शिक्षा के क्षेत्र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी स्थान का हो, सभी को एक जैसी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। भारत ने विभिन्न देशों में शांति और आपसी भाईचारे के लिए सदा प्रयत्न किया है और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को संजोया है। इस परंपरा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना बढ़े। नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षा को रोजगारोन्मुख भी बनाना था। यानी शिक्षा ऐसी हो जो आगे चलकर शिक्षार्थी को रोजगार दे सके। आजादी के बाद इस ओर कई मजबूत कदम उठाए गए। राज्यों ने अपने यहाँ सरकारी, गैर सरकारी, स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थाएं खोली। राष्ट्रीय स्तर पर सेवा प्रदान करने वाले लोगों के बच्चों की अध्ययन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए सन 1961 में सैनिक विद्यालय और सन 1962 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की श्रृंखला प्रारंभ की। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए कि सैनिक विद्यालयों की स्थापना कब की गई? 1961 में। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना कब की गई? 1962 में। वर्ष 1976 का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, एक दूरगामी कदम था और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ये इतनी बात आपको याद रखनी है। शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा है उसमें यह निहित है कि शैक्षिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण मामले में केंद्र और राज्यों के बीच दायित्व की नई सहभागिता स्थापित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिक्षा नीति 1986 से 1996। नागरिकों की योग्यता को राष्ट्रीय विकास में भरपूर उपयोगी बनाया जा सके, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया। जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम परिवर्तित किया गया। कब परिवर्तित किया गया? 25 सितंबर 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नया नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD रखा। ये आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिक्षा मंत्रालय का नाम कब परिवर्तित किया गया? 1985 में। परिवर्तित करके क्या नाम दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इन यही से बन जाते हैं। आप लोग और किताबों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन ये किताबें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो आपकी कंपटीशन की बुक बनाई जाती हैं उनका आधार तो यही होती है, यहीं से ये सब कुछ लिया जाता है। तो इसीलिए इन किताबों को पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा जिससे वे गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सकें। स्कूल भवनों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अनुसूचित जातियों हेतु शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साधनों का उपयोग किया जाएगा। यानी अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया, उनके शैक्षिक विकास पर बल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोलने के काम को प्राथमिकता दी गई। बड़ी तादाद में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। आंगनबाड़ियों, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के आधार खोले जाएंगे। पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में ही शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि वो अपने लोगों को शिक्षित कर सकें। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और आयाम को पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया। यानी कि जो नई शिक्षा नीति थी 1986, इसमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर को पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया। अब आगे इन्हीं सब के बारे में बताया जा रहा है। लिखा है शिक्षा का पुनर्गठन। शिशुओं की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा। बच्चों से संबंधित राष्ट्रीय नीति इस बात पर विशेष बल देती है कि बच्चों के विकास पर पर्याप्त विनियोग किया जाए, विशेषकर ऐसे तबकों पर जिनके बच्चों की पहली पीढ़ी बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रही है। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसे जहां भी संभव हो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाएगा। शिशुओं की देखभाल और शिक्षा के केंद्र पूरी तरह बाल केंद्रित होंगे। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया जाएगा। आगे लिखा है बाल केंद्रित दृष्टिकोण। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बाल केंद्रित और गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। यानी बच्चे किस तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, हमें उस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। प्राथमिकता स्तर पर बच्चों को किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण ना करने की प्रथा जारी रखी जाए। यानी कि बच्चों को फेल ना किया जाए, अनुत्तीर्ण ना किया जाए। बच्चों का मूल्यांकन वर्ष भर में फैला दिया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था में से शारीरिक दंड को सर्वथा हटा दिया जाएगा। यानी कि शारीरिक दंड है, जो बच्चों को दंड प्रक्रिया है, उससे मुक्त कर दिया जाएगा। शिक्षक बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, जो शारीरिक दंड होता है। विद्यालय में सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। इनमें से किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल है। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका सांकेतिक नाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होगा। तो आप लोगों को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पढ़ाया जाता है जब आप टीचिंग वाला डिप्लोमा करते हैं या डिग्री जो आप हासिल करते हैं, तो उसमें आपको ये बताया जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है अनौपचारिक शिक्षा। ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं है या जो काम में लगे हैं, और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती हैं, इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की समस्याओं को सुलझाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, जो लड़कियां विद्यालय नहीं जा पाती हैं, तो वो इस तरीके से शिक्षित हो पाएंगी। तो शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में आपने पढ़ लिया। अब लिखा है माध्यमिक शिक्षा के बारे में। बड़ा लेसन है, धैर्य बनाए रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों की विशिष्ट भूमिकाओं का ज्ञान होने लगता है। अच्छे शिक्षा कार्यक्रम द्वारा बच्चों में चेतन रूप से कर्मशीलता के और करुणाशील सामाजिक संस्कृति के संस्कार डाले जाएंगे। शिक्षा के प्रस्तावित पुनर्गठन में व्यवस्थित और सुनियोजित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को दृढ़ता से क्रियान्वित करना बहुत ही जरूरी है। इससे व्यक्तियों के रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी। आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा, और ऐसे विद्यार्थियों को एक वैकल्पिक मार्ग मिल सकेगा, जो इस समय बिना किसी रुचि या उद्देश्य के उच्च शिक्षा की पढ़ाई किए जाते हैं। नवसाक्षर लोगों
प्राथमिक शिक्षा पूरी किए हुए युवाओं, स्कूल छोड़कर जाने वालों और रोजगार में या आंशिक रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों के लिए भी अनौपचारिक, लचीले और आवश्यकता पर आधारित व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ताकि वह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके किसी किसी अच्छे रोजगार में लग सकें। इस संबंध में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बात के लिए कदम उठाए जाएंगे कि व्यावसायिक शिक्षा पाकर निकले हुए विद्यार्थियों में से अधिकतर को या तो नौकरी मिले या वे अपना स्वयं रोजगार कर सकें। तो व्यावसायिक शिक्षा का क्या उद्देश्य रखा गया कि जो विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके निकले हैं, या तो वो किसी नौकरी को प्राप्त कर लें या वे अपना स्वयं रोजगार शुरू कर लें, यानी कि कोई भी बेरोजगार न रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है, उच्च शिक्षा से लोगों को इस बात का अवसर मिलता है कि वे मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई समस्याओं पर विचार कर सके। राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन, उच्च शिक्षा संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने हेतु शिक्षा परिषदें बनाई जाएंगी। शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किए जाएंगे। दृश्य श्रव्य साधनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षाक्रम और शिक्षण सामग्री के विकास पर और अनुसंधान एवं अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। विद्यालयों में अनुसंधान के लिए अधिक सहायता दी जाएगी और उसकी उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यानी उच्च शिक्षा के लिए भी कई प्रयास किए गए। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए जो शिक्षण विधियां हैं उन्हें बदलने का प्रयास किया गया। दृश्य श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। तो ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बारे में लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा के बाद तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बारे में लिखा है। चलिए पढ़ लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग एक वीडियो एक बार में नहीं देख पाते हैं, पर मैं एक वीडियो पूरा एक बार में ही बनाती हूँ। तो सोचिए, जब आपको देखने में परेशानी होती है तो मुझे बनाने में कितनी परेशानी होती है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। चलिए तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा का पुनर्गठन करते समय नई शताब्दी के आरंभ में जिस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है उसे ध्यान में रखना होगा। वर्तमान तथा उभरती प्रौद्योगिकी दोनों में सतत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संगणक साक्षरता यानी कि कंप्यूटर लिटरेसी के कार्यक्रम स्कूल स्तर से ही बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, पाठ्यक्रम विकास आदि के लिए अनेक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, क्योंकि जब तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के बारे में बात हो रही है तो इन सबको पूरा करने के लिए शिक्षकों की भी तो आवश्यकता होगी। तो इस मांग को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। तकनीकी और प्रबंध शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों को बहुमुखी भूमिकाएं निभानी होगी, यथा शिक्षण अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करना, संस्था के प्रबंध में हाथ बटाना। संस्थाओं और व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता दी जाएगी और उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आगे लिखा है नवाचार, शोध और विकास। सभी उच्च तकनीकी संस्थाएं शोध कार्य में पूरी तत्परता से जुट जाएंगी। विकास के लिए शोध कार्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार, नई देशज प्रौद्योगिकी का इजाद तथा उत्पादन और उत्पादकता की जरूरतों को पूरा करने से संबंधित होगा। नए आविष्कारों का अनुमान लगाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। प्रबंध कार्यकलाप और परिवर्तन में क्या लिखा हुआ है? व्यावसायिक संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें इस योग्य बनाया जाएगा कि वे तकनीकी और प्रबंध शिक्षा की प्रगति में अपनी भूमिका निभा सके। शिक्षा मानकों को बनाए रखने तथा अन्य अनेक माकूल कार्यों को ध्यान में रखकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जाएगा। यानी जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है उसे भी रोका जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब लिखा है खुला विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन। जो दूरस्थ शिक्षा है उसके बारे में लिखा है। लिखा है उच्च शिक्षा हेतु अधिक अवसर देने और शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने की दृष्टि से खुले विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी की प्रणाली शुरू की गई। इन उद्देश्यों के लिए वर्ष 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू जिसे कहते हैं को सुदृढ़ किया जाएगा। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया, तो 1985 में। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उपाधि को नौकरी से अलग करना। कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उपाधि यानी डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उपाधि को नौकरी से अलग करने की योजना उन सेवाओं में शुरू की जाएगी जिनमें विश्वविद्यालय की उपाधि का महत्व ही सब कुछ ना हो, बल्कि विशेषज्ञता को तरजीह मिले। यानी कि जो उपाधि है उसी का महत्व सब कुछ ना हो, जो विशेषज्ञता है उसको भी वरीयता दी जाए। इसलिए उपाधि को नौकरी से अलग करने के लिए कदम उठाए गए। आगे लिखा है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। देश ने शिक्षा व्यवस्था में असीम विश्वास रखा है और लोगों को यह अधिकार है कि वे इस व्यवस्था से ठोस परिणामों की आशा करें। सबसे पहला काम तो इस तंत्र को सक्रिय बनाना है। शिक्षा संस्थाओं तथा अध्यापकों को अधिक सुविधाएं दी जाएं और साथ ही अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। विद्यार्थियों के सही आचरण पर बल दिया जाए, यानी जो विद्यार्थी है वह अच्छे आचरण को प्राप्त करें। शिक्षा संस्थाओं के कार्य के मूल्यांकन की पद्धति का सृजन हो। तो शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना। आधुनिक तकनीकी की धुन में यह नहीं होना चाहिए कि नई पीढ़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति मूल्य से ही कट जाए। अतः शिक्षा की पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय वस्तु के समावेश द्वारा अधिकाधिक रूपों में समृद्ध किया जाए। सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परंपरागत तरीकों से पढ़ाने वाले गुरुओं और उस्तादों की सहायता की जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक तरीकों को अपनाते अपनाते हम अपनी संस्कृति और इतिहास को भूल जाएं। ऐसा नहीं है। जो पाठ्यचर्या है उसको इस प्रकार से उसमें विषय वस्तु समावेशित की जाए कि बच्चे जो हैं अपने भारतीय इतिहास और संस्कृति से जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मूल्यों की शिक्षा। शिक्षा में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक सशक्त साधन बन सके। हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनीन और शाश्वत मूल्यों का विकास होना चाहिए जो हमारे लोगों को एकता की ओर ले जा सके। तो मूल्यों की शिक्षा भी देनी है ताकि जो बच्चे हैं वह मूल्यों को समझ सके और एकता में बंधे रहें। लिखा है पुस्तकें और पुस्तकालय। जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों को उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है ताकि जो आम लोग हैं वो भी पुस्तकों को खरीद सकें। जो वंचित वर्ग है वहां तक पुस्तकों की पहुंच हो सके। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि जन शिक्षा के लिए कम कीमत पर पुस्तकों का उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। समाज के सभी वर्गों को आसानी से पुस्तकें उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक शैक्षिक संस्था में पुस्तकालय की सुविधा के लिए प्रावधान किया जाएगा। आगे लिखा है संचार माध्यम और शैक्षिक प्रौद्योगिकी। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी जानकारी के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, कला एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता और स्थायी मूल्यों के संस्कार उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा।
औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा में इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा मुख्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों। रेडियो और दूरदर्शन के ऐसे कार्यक्रमों को बंद किया जाएगा जो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम जो शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधक हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जो रेडियो और दूरदर्शन पर ऐसे कार्यक्रम आते हैं जो शिक्षा में बाधक बन रहे हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा और ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण होगा जो प्रासंगिक हों और सांस्कृतिक रूप से संगत हों। और जो औपचारिक और अनौपचारिक प्रकार की शिक्षा है, यानी दोनों प्रकार की शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए उपयोगी फिल्मों के निर्माण के लिए सक्रिय अभियान चलाया जाएगा, जिससे बच्चों को कुछ शिक्षा मिल सके। ऐसी फिल्मों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा और पर्यावरण। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की बहुत जरूरत है। यह विषय विद्यालयों और कॉलेजों की शिक्षा का अंग होना चाहिए ताकि बच्चे पर्यावरण के बारे में समझ सकें। आगे लिखा है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण को इस प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों के साथ जुड़ सके। गणित को एक ऐसा साधन माना जाएगा जो बच्चों को सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने और अपनी बात को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करने में समर्थ बना सकता है। तो गणित शिक्षण को इसी प्रकार से पुनर्गठित किया जाएगा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी के जो उपकरण हैं उनके साथ जुड़ सके। विज्ञान शिक्षण भी उपयोगी है, इसके लिए भी जोर दिया गया है। विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि बच्चों में जिज्ञासा की भावना, सृजनात्मकता, वस्तुगतता, प्रश्न करने का साहस, सौंदर्य बोध जैसी योग्यताएं और मूल्य विकसित हो। तो इसके लिए विज्ञान शिक्षा पर जोर दिया गया है। खेल और शारीरिक शिक्षा भी जरूरी है, तो इसको भी शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना गया है। लिखा भी है आगे, खेल और शारीरिक शिक्षा। लिखा है खेल और शारीरिक शिक्षा सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को शिक्षा व्यवस्था का अंग बनाया जाएगा। इसके तहत खेल के मैदानों और उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति होगी। शरीर और मन को समेकित विकास के साधन के रूप में योग शिक्षा पर बल दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है युवा वर्ग की भूमिका। शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से और उनके बाहर भी युवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। इस समय राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, एनसीसी आदि जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें से किसी एक में भाग लेना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। अब आगे लिखा है मूल्यांकन प्रक्रिया और परीक्षा में सुधार, क्योंकि इन सब कार्यक्रमों के बाद जो मूल्यांकन प्रक्रिया है और जो परीक्षा है उसमें भी सुधार होना जरूरी था। तो इसके लिए क्या लिखा है, एक अच्छी शैक्षिक नीति के अंग के रूप में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए परीक्षाओं का उपयोग होना चाहिए। परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाए जिससे कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके। अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होगा। शिक्षा में रटाई पर जोर को हटाना होगा, यानी कि रटने पर बल नहीं देना है कि बच्चों को रटाया जा रहा है, बस समझ कुछ नहीं रहे हैं, बच्चे सिर्फ रट रहे हैं। तो इस पर जोर हटाना होगा, रटाई पर। शिक्षण सामग्री एवं शिक्षण विधि में सुधार होगा। परीक्षाओं में आयोजन में भी सुधार होगा। संस्थागत मूल्यांकन की प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और बाहरी परीक्षाओं की प्रचुरता को कम किया जाएगा। अब शिक्षक के बारे में क्या लिखा हुआ है, कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए जिनसे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वे नए प्रयोग कर सकें, संप्रेषण की उपयुक्त विधियां और अपने समुदाय की समस्याओं एवं क्षमताओं के अनुरूप नए उपाय निकाल सकें। अध्यापकों को भर्ती करने की प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन किया जाएगा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति निरपेक्ष रूप में और उनके कार्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
शिक्षकों का वेतन और सेवा की शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व के अनुरूप हों। अध्यापकों की तैनाती और तबादले में व्यक्ति निरपेक्षता लाने के लिए निर्देशक सिद्धांत बनाए जाएं। अध्यापकों की जवाबदेही के मानक तय किए जाएंगे। अच्छे कार्य को प्रोत्साहित और निष्क्रियता को निरुत्साहित किया जाएगा। यानी अच्छे कार्य को दिया जाएगा प्रोत्साहन और जो निष्क्रिय कार्य हैं उन्हें निरुत्साहित यानी हतोत्साहित किया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापकों की शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है। अध्यापकों की शिक्षा के बारे में लिखा है, अध्यापकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और इसके सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन अंशों को अलग नहीं किया जा सकता। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट कहते हैं जिसे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों का दर्जा बढ़ाया जाएगा ताकि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के पूरक के रूप में कार्य कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का प्रबंध। शिक्षा के प्रबंध के बारे में क्या लिखा है। शिक्षा की आयोजना और प्रबंध की व्यवस्था के पुनर्गठन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में लोक भागीदारी को प्रधानता देना, शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना, शिक्षा प्रबंध में अधिकाधिक संख्याओं में महिलाओं को शामिल करना और प्रदत्त उद्देश्यों के संबंध में जवाबदेही के सिद्धांत की स्थापना करना आदि सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे CABE कहते हैं, तो शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक परिवर्तनों को सुनिश्चित करेगा। कार्यान्वयन संबंधी देखरेख में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तो इसीलिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो आवश्यक परिवर्तन है उनको सुनिश्चित किया जाए और कार्यान्वयन संबंधी जो देखरेख है उनमें ये केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, ये निर्णायक भूमिका निभाएगा। भारतीय शिक्षा सेवा को एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठन का प्रयास किया जाएगा। शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और संस्थाध्यक्षों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य स्तर पर राज्य सरकारें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगी। जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी। तो राज्य स्तर पर राज्य सरकारें क्या करेंगी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करेंगी और जिला स्तर पर जिला शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है संसाधनों के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस हद तक संभव होगा इन विभिन्न तरीकों से साधन जुटाए जाएंगे। चंदा इकट्ठा करना, इमारतों का रखरखाव, रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुओं की पूर्ति में स्थानीय लोगों की मदद लेना, उच्च शिक्षा स्तर पर फीस बढ़ाना तथा उपलब्ध साधनों का बेहतर उपयोग करना। शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और पुनरुत्थान के लिए पूंजी लगाने का एक अत्यंत आवश्यक क्षेत्र माना जाएगा। शिक्षा पर होने वाले निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। समीक्षा के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ये टॉपिक है ये हो जाएगा समाप्त। आगे जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो समीक्षा में क्या लिखा हुआ है, नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्षों में अवश्य ही की जाएगी। भारत में शिक्षा का भावी स्वरूप इतना पेचीदा है कि उसके बारे में स्पष्ट रूपरेखा बना सकना संभव नहीं। फिर भी इसमें किसी तरह का शक नहीं है कि हम अपने उद्देश्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है इसके विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की समीक्षा कितने वर्षों में की जाएगी, प्रत्येक 5 वर्षों में, और अवश्य ही की जाएगी।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप लोगों ने सभी के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अगला टॉपिक है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना सन 1985 में राजीव गांधी द्वारा की गई थी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजीव गांधी द्वारा। यह विद्यालय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः आवासीय सह शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध है। इसका उद्देश्य ग्रामीण बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध कराना है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए उत्तम परिवेश उपलब्ध करवाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं संचार क्रांति, बहुत ही अच्छा लेसन है ये। तो सूचना और संचार क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया। प्रगति के पथ पर मानव बहुत दूर चला गया। जीवन के हर क्षेत्र में कई ऐसे मुकाम हासिल हो गए जो हमें जीवन में सभी सुविधाएं एवं आदान प्रदान करते हैं। संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जिनके चलते हमने आज अनेक नए स्रोत, नए साधन और नई सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं, जो हमें आधुनिकता के दौर से काफी ऊपर लाकर खड़ा करती है। बिजली, सड़क, पानी आदि की तरह दूर संचार सुविधा एक आधारभूत सुविधा के रूप में विकसित हुई है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान हुआ है। दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, समाचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, उपग्रह आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम तंत्र है। आधुनिक संचार के साधनों में प्रमुखता टेलीफोन, इंटरनेट एवं मोबाइल सेवाएं हैं। भारत में सूचना क्रांति का श्रेय प्रधानमंत्री जाता है, और यही आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सूचना क्रांति का श्रेय किसे जाता है, तो राजीव गांधी को। उड़ीसा में जन्मे सैम पित्रोदा भौतिकी में स्नातकोत्तर के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए शिकागो के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चले गई। 60 और 70 के दशक में पित्रोदा दूरसंचार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तकनीक विकसित करने की दिशा में काम करते रहे। 80 के दशक में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पित्रोदा को भारत आकर अपनी सेवाएं देने का न्योता दिया। भारत लौटने के पश्चात उन्होंने दूरसंचार के क्षेत्र में स्वायत्त रूप से अनुसंधान और विकास के लिए CDOT अर्थात टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केंद्र की स्थापना की, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाहकार की हैसियत से दूरसंचार नीति को नई दिशा देने का काम किया। भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत सैम पित्रोदा माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। भारत में सूचना क्रांति के अग्रदूत किसे माना जाता है? सैम पित्रोदा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विगत वर्षों में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र ने अपनी प्रगति की है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्ष 1994 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, जिसने मांग पर टेलीफोन की उपलब्धता एवं उपयुक्त दरों पर उत्कृष्ट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की, घोषित की गई तथा जिसके तहत 1997 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नई दूरसंचार नीति की घोषणा वर्ष 1999 में की गई, जिसने देश में दूरसंचार क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय मूलभूत ढांचे के विकास को संभव बनाने और इस क्षेत्र के विकास हेतु खाका तैयार करने की जरूरत पर बल दिया।
राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2012 का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में कम कीमतों पर भरोसेमंद और सुरक्षित दूरसंचार ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह नीति समानता और सर्वांगीणता को बढ़ाने के साथ साथ इन सेवाओं की राष्ट्रीय विकास में बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। आगे बढ़ते हैं। सी डॉट भारत सरकार का दूरसंचार तकनीकी विकास केंद्र है, जिसकी स्थापना अगस्त 1984 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई। तो ये आपको याद रखना है, सी डॉट की स्थापना कब की गई? 1984 में। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने का पूरा अधिकार दिया गया था। महानगर टेलीफोन लिमिटेड यानी MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में भारत के मुख्य मेट्रो शहरों दिल्ली और मुंबई में उच्च स्तरीय दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। तो याद रखिएगा, MTNL की स्थापना किस लिए की गई थी? जो महानगर हैं, जो मेट्रो शहर हैं, दिल्ली और मुंबई हैं, इनमें उच्च स्तरीय दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, इसकी स्थापना की गई 2000 ईस्वी में। वायरलेस CDMA, वायरलेस GSM, वायरलेस इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वीसैट आदि सेवाएं प्रदान करने के लिए BSNL की स्थापना की गई। भारत में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को एक सेवा प्रदाता से दूसरे सेवा प्रदाता की सेवाएं लेते हुए अपना वर्तमान नंबर रखने की सुविधा मिलती है। स्पेक्ट्रम प्रबंधन ऐसी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रियाओं का समावेश है जो रेडियो संचार सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है। इसीलिए स्पेक्ट्रम प्रबंधन में प्रभावी और सावधानीपूर्वक तरीके से तथा राष्ट्रीय हितों के साथ बिना कोई समझौता किए स्पेक्ट्रम आवंटन किया जाना चाहिए, जिससे बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचे। आगे लिखा है, आधुनिक तकनीकों 3G और 4G नेटवर्क की बढ़ती लोकप्रियता तथा ब्रॉडबैंड व वायरलेस सेवाओं के मद्देनजर सक्षम दूर संचार उपकरणों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब तो 4G भी की मांग नहीं, अब तो 5G आ गया है। तो ये तो पुराने डेटा के हिसाब से इसमें बताया गया है। इस मांग के मद्देनजर सरकार और नीति निर्माताओं का पूरा ध्यान अब घरेलू उत्पादन उद्योग को विकसित करने पर है। टेलीविजन एक दूरसंचार माध्यम है जिसका उपयोग ध्वनि के साथ चलती हुई छवियों को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। समाचार, मनोरंजन एवं विज्ञापन के लिए टेलीविजन एक व्यापक माध्यम है। तो पहले लोगों के घर में एक टीवी हुआ करता था और आसपास के लोग भी उस टीवी को देखने के लिए आते थे जिनके घर में टीवी नहीं होता था। समाचार सुनने के लिए आते थे और जो देश की घटनाएं हैं उनको जानने के लिए लोग समाचार देखते थे और भी कई सारे उसमें प्रोग्राम प्रसारित होते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो टीवी देखने की भी आवश्यकता नहीं है, लोग अपने मोबाइल पे ही न्यूज़ देख रहे हैं। सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हैं। पहले टीवी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो 2-4 घरों में एक ही घर में टीवी हुआ करता था। 2-4 में से एक घर में टीवी हुआ करता था, तो सभी लोग उसी को देखने के लिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। समाचार, मनोरंजन एवं विज्ञापन के लिए टेलीविजन एक व्यापक माध्यम है। सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट टू होम टेलीविजन एक नई तकनीक है। अब डायरेक्ट टू होम यानी DTH पहले चलता था, अब तो DTH भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब आप देखेंगे क्योंकि जो टीवी है वह एंड्रॉयड टीवी है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है, पहले इसकी जरूरत होती थी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे टीवी देखने के ढंग में परिवर्तन ले आई है, इस सैटेलाइट आधारित तकनीकी का अभिप्राय उस डिजिटल रूप से तेज एवं क्रिस्टल रहित टीवी से है जिसे हमारे घरों में सीधे भेजा जाता है तथा जिसमें कार्यक्रमों का चयन एवं उसे चलाने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प होते हैं। डिश टीवी भारत की प्रथम व्यावसायिक DTH सेवा थी। तो पहले ये सब चलते थे, DTH का रिचार्ज करवाना पड़ता था, तब उसमें अपने मनपसंद के चैनल मिलते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो एंड्रॉयड टीवी है, इन सब की अब आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है टेलीफोन, जिसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। ये आप याद रखिएगा।
इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में एसटीडी, आईएसडी सेवाओं के आ जाने से देश एवं विदेश में सीधे ही नंबर डायल कर व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं। एसटीडी एवं आईएसडी सेवाओं में शहरों एवं देशों के अंकीय कोड निर्धारित हैं, जिन्हें टेलीफोन नंबर के पहले डायल कर सीधे ही बिना किसी इंतजार के बात की जा सकती है। तो पहले जमाने की बात हो रही है जब टेलीफोन लगा करते थे, लोग फोन किया करते थे अपने परिजनों से, या देश विदेश में भी फोन कर सकते थे, तो उसके पहले एक नंबर डायल करना होता था। टेलीफोन नंबर के पहले एक नंबर डायल करना होता था, जो नंबर होता था यहाँ लिखा हुआ है, जिसे टेलीफोन नंबर के पहले डायल कर सीधे ही बात हो जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले की बात हो रही है, लेकिन अब इन सब की क्या जरूरत है, तो सभी के हाथ में मोबाइल है। संचार सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फोन सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आ गई है। मोबाइल सेवाओं से मोबाइल फोन सेवा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति से सीधे ही बात की जा सकती है। मोबाइल सेवाओं द्वारा तीव्र गति की इंटरनेट सेवाएं 3G एवं 4G उपलब्ध हैं, अब तो 5G उपलब्ध है, जिनके द्वारा वीडियो कॉलिंग सुविधा उपलब्ध है। विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन ने संचार सेवाओं को आसान एवं तीव्र बना दिया है तथा दिन प्रतिदिन इन सेवाओं में नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है। अब लिखा हुआ है इंटरनेट के बारे में, और आप सभी लोग इंटरनेट से परिचित हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, तो पढ़ लीजिए। लिखा है परस्पर जुड़ा हुआ जाल तंत्र है इंटरनेट का अर्थ, जिसमें सूचनाओं का अंतर्राष्ट्रीय महाजाल कंप्यूटरों के माध्यम से एक दूसरे को उपलब्ध होते हैं। इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। इंटरनेट कंप्यूटरों का वह मुक्त संयोजन है जिसमें कंप्यूटर का उपयोगकर्ता स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता से टेलीफोन द्वारा जुड़ जाता है। इसके बाद इंटरनेट ब्राउजर सॉफ्टवेयर की सहायता से लोग अपने इच्छित सर्वर का पता कंप्यूटर में भरते हैं। सर्वर में मौजूद सूचनाएं कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ जाती हैं। 1970 के दशक में ईमेल की शुरुआत ने संचार जगत में क्रांति की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, ईमेल की शुरुआत कब हुई? 1970 में। ईमेल का आविष्कार रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, याद रखिएगा, ईमेल की शुरुआत किसने की? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने किया। ईमेल की सहायता से कोई भी सूचना कुछ ही सेकंडों में विश्व के किसी भी कोने में भेजी जा सकती है। ईमेल के द्वारा संदेश हजारों व्यक्तियों को एक साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है, जो कम खर्चीली है तथा समय की बचत करती है। इसके द्वारा देश विदेश के अलग अलग जगह बैठे कई व्यक्ति श्रव्य दृश्य के माध्यम से आपस में वार्तालाप कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से चित्र एवं चलचित्र भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से एवं शीघ्रता से भेजे एवं देखे जा सकते हैं। संचार तकनीकी समस्त विश्व के लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं तक तीव्र एवं शीघ्र पहुंच बनाने और सुदूरवर्ती क्षेत्रों के साथ वार्तालाप एवं संबंध स्थापित करने की सुविधा प्रदान करती है। सूचना एवं संचार तकनीक मानवीय जीवन के समस्त पहलुओं पर स्पष्ट रूप से अपना प्रभाव छोड़ती है। वर्तमान समय में संचार का मुख्य रूप दूरसंचार है। दूरसंचार से तात्पर्य विद्युत चुम्बकीय माध्यमों द्वारा सूचना के संप्रेषण से है। आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा प्रदायन की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में केंद्रीय प्रशासनिक सुधार समिति ने राज्य और नागरिकों के बीच एक इंटरफेस के रूप में ई-गवर्नेंस के उपयोग की सिफारिश की। कालांतर में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा संकल्पित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना का उद्देश्य नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न लोक सेवाओं की डिलीवरी में गति, विश्वसनीयता, सुगमता और पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और अधिक कुशल बनाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा शुरू डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा। आशा की जाती है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लागू हो जाने से लोगों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों की भागदौड़, अधिकारियों से संपर्क करने आदि में आने वाली मुश्किलें दूर होगी। सूचनाओं का आदान प्रदान सुगम होगा। भारत सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता आएगी, प्रशासन और लोगों के बीच की दूरी मिटेगी। स्कूली बच्चों को अकारण पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबना पड़ेगा। वे मोबाइल, लैपटॉप और टैब आदि के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शिक्षा प्राप्त करना जीवन भर अच्छी शिक्षा देने का प्रभावी साधन है।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में ई लर्निंग को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप डिजिटल सामग्री को पहुंचाने और प्रबंधन के लिए सस्ती तकनीकों और साधनों का विकास हुआ है। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लोगों को रोजमर्रा की सुविधाएं देना चाहती है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य अत्यंत व्यापक हैं। यदि कार्यक्रम सफल हो गया तो निसंदेह विकासशील देश, विकासशील भारत विकसित देशों के अधिक निकट पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी बड़ा लेसन है। लिखा है विश्वनाथ प्रताप सिंह। बड़ा लेसन है, तो यदि आप लोग एक बार में इस वीडियो को ना देख पाए तो कृपया करके 2 बार में देख लीजिएगा, लेकिन देख जरूर लीजिएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में लिखा है, सन 1989 के आम चुनावों के बाद राष्ट्रीय मोर्चा के नेता और पूर्व कांग्रेसी विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के 8वें प्रधानमंत्री बने। अपने 11 माह के अल्पकालिक कार्यकाल में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का फैसला लिया। अब मंडल आयोग की कहानी क्या है, चलिए यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं। आजादी के समय ज्यादातर जायदाद जमींदारों के पास थी और ज्यादातर जमींदार ऊंची जाति से थे। दलित समुदाय के लोग पिछड़ रहे थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसने लगभग 2 साल के बाद 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो प्रभावहीन रही। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी सरकार ने 20 दिसंबर 1978 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अगुवाई में नए आयोग की घोषणा की, जिसे मंडल आयोग के नाम से पुकारा गया। मंडल आयोग ने सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक कसौटियों पर तमाम जातियों को परखा। आयोग ने मालूम किया कि देश में कुल 3743 पिछड़ी जातियां हैं। इस आयोग ने 12 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, किंतु तब तक मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो चुका था। यानी जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तब तक मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग की सिफारिशें लिखी हुई हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश थी जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किया जाए, क्योंकि पिछड़े वर्गों का सबसे बड़ा दुश्मन जमींदारी प्रथा है। तो इससे क्या किया जाए, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताई जा रही हैं। सरकार द्वारा अनुबंधित जमीन को न केवल अनुसूचित जनजाति को दिया जाए, बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्र और राज्य सरकारों में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए अलग मंत्रालय यानी विभाग बनाए जाएं। केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षा संस्थाओं में दाखिले के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। ये मंडल आयोग की सिफारिशें बताई जा रही हैं, जो सिफारिशें मंडल आयोग ने प्रस्तुत की। ओबीसी की आबादी वाले क्षेत्रों में वयस्क शिक्षा केंद्र तथा पिछड़े वर्गों के छात्र छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ लागू किया, जिसका जमकर विरोध भी हुआ। यानी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू तो किया गया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। मंडल आयोग की अधिसूचना 31 अगस्त 1990 को जारी हुई। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ अखिल भारतीय आरक्षण विरोधी मोर्चे के अध्यक्ष उज्ज्वल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उज्ज्वल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। यानी ये फैसला मंडल आयोग के पक्ष में ही आया और 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि मंडल आयोग की सिफारिशें हैं, इन्हें लागू करना सही है। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तक कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद ही सरकार ने नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण करने की अधिसूचना जारी कर दी। तो इस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी उन्हें लागू किया गया। इसका विरोध भी किया गया, मामला कोर्ट तक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो 9वें प्रधानमंत्री है उनके बारे में लिखा है पामलापति वेंकट नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इनको भारत में कई आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय दिया जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में खुलेपन की शुरुआत हुई। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। तो जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण उन्हें आर्थिक सुधारों का पिता माना जाता है। किन्हें माना जाता है? नरसिम्हा राव को। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जो जर्जर अर्थव्यवस्था थी उसे वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। इसी कारण इन्हें आर्थिक सुधारों का पिता कहा जाता है। उन्होंने न केवल 1991 की आर्थिक मंदी से भारत को उबारा, बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त कर दिया, विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और भारत के परमाणु कार्यक्रम को गति प्रदान की। उनके आर्थिक सुधारों की नीति को बाद वाली सरकारों ने भी जारी रखा। तो उनकी जो आर्थिक सुधार की नीतियां थी, जो बाद में सरकार आई, उन्होंने भी उन नीतियों को जारी रखा। यहाँ आप ये चित्र देख सकते हैं, नरसिम्हा राव के साथ मनमोहन सिंह जी हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गति मिली, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। तो याद रखिएगा, 1998 में वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए देश की सैन्य ताकत में वृद्धि की और पंजाब में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं का सामना प्रभावशाली तरीके से किया। विदेश नीति से संबंधित विस्तृत जानकारी विदेश नीति के अध्याय में दी जाएगी। यानी विदेश नीति से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है वो आपको विदेश नीति वाले अध्याय में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। उदारीकरण की संकल्पना की शुरुआत 1980 के दशक में राजीव गांधी के शासनकाल में ही हो गई थी। उस समय बहुत से उद्योग धंधों तथा व्यापार पर प्रतिबंध समाप्त होने शुरू हो गए थे, मगर वास्तव में उदारीकरण की असली शुरुआत 1990 के दशक से मानी जाती है। उन्होंने न केवल 1991 की आर्थिक मंदी से भारत को उबारा, बल्कि लाइसेंस राज को पूरी तरह समाप्त किया, विदेशी निवेश के लिए द्वार खोले और भारत के परमाणु कार्यक्रमों को गति भी प्रदान की। इसमें भारत के आर्थिक ढांचे में सुधार हेतु कई सराहनीय कदम उठाए गए। उदारीकरण एक नई आर्थिक नीति है जिसके द्वारा देश में ऐसा आर्थिक वातावरण स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं जिससे देश के व्यवसाय व उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी और उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। उदारीकरण ने व्यापारिक दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किया और सभी देशों के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान किए। उदारीकरण नई औद्योगिक नीति का परिणाम है जो लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर देता है। आगे लिखा है विदेशी प्रौद्योगिकी, पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्रों में कार्य कर अपनी रुग्णता को ठीक करने का मौका दिया गया। सरकारी भागीदारी को वित्तीय संस्थाओं, श्रमिकों एवं जनता तक विस्तृत किया गया। आयातित वस्तुओं में छूट दी गई, निर्यातित वस्तुओं को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। इन निर्णयों से कुछ अच्छे परिणाम सामने आए। यानी कि जो आयातित वस्तुएं थीं, जो दूसरे देश से भारत आ रही थीं, इनमें छूट दी गई और जो निर्यात की वस्तुएं थीं उन्हें अधिक प्रोत्साहन दिया गया और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था से भिन्न पूंजीवादी निजीकरण उन्मुखी देश और विदेशी प्रतिस्पर्धा को के आधार पर विकसित हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजादी के बाद 1991 का साल भारत के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पहले देश एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था
और इसी संकट ने भारत के नीति निर्माताओं को नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ऐसी स्थिति भारत की हो गई थी। भारत निर्धन राष्ट्रों में आ गया था, तो गंभीर आर्थिक समस्या थी भारत के पास। तो इसीलिए जो नीति निर्माता थे, उन्होंने नई आर्थिक नीति को लागू किया। संकट से उत्पन्न हुई स्थिति ने सरकार को मूल्य स्थिरीकरण और संरचनात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। स्थिरीकरण की नीतियों का उद्देश्य कमजोरियों को ठीक करना था, जिससे राजकोषीय घाटा और विपरीत भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सके। संरचनात्मक सुधारों ने कठोर नियमों को दूर कर दिया था, जिससे कारण सुधारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी लागू किया गया। उदारीकरण ने प्रत्येक सेक्टर में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, चाहे वह कृषि, उद्योग और सेवाएं हों, या फिर दवा उद्योग या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उद्योग हो। इन सभी सेक्टरों में सुधार ने अधिकाधिक रोजगार के अवसर दिए। जब इन सब में सुधार किया गया तो इनमें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो गई। अगर सन 1991 के पहले और बाद की तुलना की जाए तो यह बात स्पष्ट नजर आती है कि उदारीकरण ने गरीबी में कमी की है। जहां सन 2005 में 41.6% जनसंख्या अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थी, वहीं सन 1988 में यह आंकड़ा 59.8% था। यह कहना गलत नहीं है कि उदारीकरण ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है, उनकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की है। तो उदारीकरण के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य। 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी उसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताया जा रहा है। चलिए पढ़ लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर किया कीजिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए आर्थिक नीति की जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सन 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ करने के पीछे मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। क्या क्या उद्देश्य है? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना था। मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करना। आर्थिक स्थिरीकरण को प्राप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर एक बाजार अनुरूप अर्थव्यवस्था के आर्थिक परिवर्तन करना था। प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाना था। यही कारण है कि सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है। सन 1991 के मध्य की शुरुआत में भारत सरकार ने व्यापार, विदेशी निवेश, विनिमय दर, उद्योग, राजकोषीय व्यवस्था आदि को असरदार बनाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए ताकि अर्थव्यवस्था की धार को तेज किया जा सके। नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक साधन के रूप में अर्थव्यवस्था की दिशा में अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल का निर्माण करने के साथ साथ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करना था। नई आर्थिक नीति के तहत निम्नलिखित कदम उठाए गए। क्या क्या कदम उठाए गए? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण, लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा में वृद्धि, सामान आयात करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता, उद्योगों के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है तो पढ़ लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दर का स्वयं निर्धारण करना। तो उदारीकरण नीति के तहत सभी वाणिज्यिक बैंक ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों को मानने की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वह ब्याज की दर स्वयं निर्धारित कर पाएंगे। लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा में वृद्धि की गई। लघु उद्योगों में निवेश की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे ये कंपनियों अपनी मशीनरी को उन्नत बनाने के लिए अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर सकते हैं। सामान आयातित करने के लिए पूंजीगत स्वतंत्रता। भारतीय उद्योग अपने समग्र विकास के लिए विदेशों से मशीनें और कच्चा माल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। नई आर्थिक नीति के तहत
ये कदम उठाए गए थे। अगला लिखा है उद्योगों के विस्तार और उत्पादन के लिए स्वतंत्रता। इस नए उदारीकृत युग में अब उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता में विविधता लाने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे पहले सरकार उत्पादन क्षमता की अधिकतम सीमा तय करती थी। कोई भी उद्योग इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता था, लेकिन अब उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर स्वयं अपने उत्पादन के बारे में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी पहले सरकार तय करती थी कि इस सीमा से अधिक उत्पादन नहीं होगा, लेकिन अब इस सीमा को हटा दिया गया था। जो उद्योग बाजार की आवश्यकता के आधार पर उद्योग जो है बाजार की आवश्यकता के आधार पर अपने उत्पादन के बारे में अब स्वयं फैसला ले सकते थे। प्रतिबंधित कारोबारी प्रथाओं का उन्मूलन भी किया गया। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार यानी व्यापार प्रथा MRTP अधिनियम 1969 के अनुसार वो सभी कंपनियां जिनकी संपत्ति का मूल्य 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है को MRTP कंपनियां कहा जाता था। इसी कारण पहले उन पर कई प्रतिबंध भी थे, लेकिन अब इन कंपनियों को निवेश निर्णय लेने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जो प्रतिबंधित कारोबारी प्रथा थी उनका उन्मूलन कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कावेरी नदी जल विवाद। इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कावेरी नदी जल विवाद के बारे में। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी के जल पर 4 राज्यों के करोड़ों लोग निर्भर हैं। इसके पानी को लेकर राज्यों के बीच सालों से विवाद चला आ रहा है। कावेरी नदी जल विवाद पर पेचीदगियों की शुरुआत सन 1892 और सन 1924 को हुए समझौतों की वजह से हुई, जो कि मैसूर के राजपरिवार और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय की दखल के बाद केंद्र सरकार ने सन 1990 में कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया। ट्रिब्यूनल ने सन 2007 में इस मामले में अपना आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में तमिलनाडु को 419 TMAC फुट, कर्नाटक को 270 TMAC फुट, केरल को 30 TMC फुट और पुदुचेरी को 7 TMC फुट जल का आवंटन किया था। तो ये फैसला आया तो इसके तहत जल का आवंटन कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2018 के एक निर्णय के तहत तमिलनाडु हेतु 404.25 TMC फुट, कर्नाटक हेतु 284.75 TMC फुट, केरल हेतु 30 TMC फुट और पुदुचेरी हेतु 7 TMC फुट पानी के आवंटन का प्रावधान किया गया। ये किया गया सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2018 के निर्णय के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी जल विवाद के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब बढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिनों के पश्चात ही उनकी सरकार गिर गई। उनके बाद अल्पकाल के लिए संयुक्त मोर्चे की सरकार गठित की गई, जिसमें क्रमशः HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। अपने अल्पकाल के समय में इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में केवल गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी अल्पकाल की इनकी सरकार थी, तो अपनी सरकार में इन्होंने केवल विदेश नीति के क्षेत्र में गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना करना था। 19 मार्च 1998 को पुनः वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और 1999 में आयोजित आम चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद वे 22 मार्च 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में भारत ने एक नए युग में प्रवेश किया। इस काल में भारत ने पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के द्वारा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व के समक्ष अपनी पहचान बनाई। वहीं निजी क्षेत्रों और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया गया। वाजपेयी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की व्यापक योजनाओं को गति प्रदान की। सन 2001 में भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ हुआ। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए सर्व शिक्षा अभियान को भी क्रियान्वित किया। इसी काल में वाजपेयी के नेतृत्व में विदेशों में बसे प्रवासी भारतीयों के साथ रचनात्मक संबंधों को स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाए गए। अब आगे ऑपरेशन शक्ति के बारे में लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान सन 1998 में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण होने से सारे विश्व में तहलका मच गया। पोखरण द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध इस ऑपरेशन का कूट नाम ऑपरेशन शक्ति था। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसके तहत किए गए थे 3 परमाणु परीक्षण। ऑपरेशन शक्ति के तहत 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण, ये भी याद रखिएगा, जिसका नेतृत्व डॉक्टर आर चिदम्बरम ने किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये याद रखिएगा। ये नारा दिया है प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बताना था कि भारत पड़ोसी देशों की सामरिक योग्यता का मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ है। अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए वे आत्मनिर्भर हैं। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली गई कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह हथियारों का पहले प्रयोग नहीं नीति पर कायम रहेगा। यानी उसे पहले हथियारों का प्रयोग नहीं करना है। परमाणु हथियार तो रखेगा, लेकिन पहले प्रयोग नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। चलिए, ऑपरेशन शक्ति के बारे में आपने पढ़ लिया है। इसके तहत 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कारगिल युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। चलिए कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल में सन 1999 में छिड़े युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तानी सैनिक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के कारगिल जिले में घुस आए। भारत के लिए ये बेहद मुश्किल हालात थे जब ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों ने डेरा जमा लिया था, जबकि भारतीय सैनिक नियंत्रण रेखा पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से से जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। पर देश की सीमाओं की सुरक्षा का जुनून व जज्बा कुछ ऐसा था कि तमाम मुश्किलों को पार करते हुए भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत पताका फहराई। देश उन रणबांकुरों का हमेशा ऋणी रहेगा जिनके शौर्य व बलिदान के कारण देश की सीमाएं सुरक्षित हो सकी। कारगिल युद्ध के दौरान सभी सैनिकों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। तो लेसन यहीं पर होता है समाप्त। काफी बड़ा लेसन था, लेकिन कई महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपने इस लेसन में पढ़े हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के उत्तर मैं लेकर आऊंगी। आप लोग प्रश्न देख लीजिए। कुल 7 प्रश्न हैं और 7 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। मैंने प्रॉमिस किया था 6 से लेकर 12th तक मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी और मैं अपना प्रॉमिस पूरा भी कर रही हूँ। बीच में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है और उसके बाद मैंने 11th की बुक से फिर से शुरुआत की है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको क्लास 6 से लेकर ये वाली वीडियो तक मिल जाएंगी एक साथ। तो आप लोग वहाँ से सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।